हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, मैं सुमेश मोंगा कानपुर से आप लोग के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ। पूरे बायोलॉजी के जो आपके 38 लेक्चर हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी के, वो मैं आपको गाइड करूँगा और आपके फरवरी तक मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँगा। एनसीईआरटी पूरा बेस हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो एक्स्ट्रा नोट्स आप लोग को साथ में मिलेंगे। मेरे लेक्चर्स को फॉलो करिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आता रहे और साथ के साथ बने रहिए इस सफ़र में। देखिए, और आपको जो पीडीएफ वगैरह चाहिए उसके लिए वेबसाइट पे जाइए, उसके लिए आप रिक्वेस्ट डालिए, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, डीपीपी भी मिलेगी। पूरी आपकी प्रिपरेशन बायोलॉजी की मेरे साथ आप कर सकते हैं। तो क्लास 11 का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से हम लोग चालू करते हैं अपना ये सफ़र। तो चालू करते हैं लिविंग वर्ल्ड से। एनसीईआरटी बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पूरा ये आपका कोर्स है। पहला आपका लिविंग वर्ल्ड। चलिए लिविंग वर्ल्ड से चालू करें। तो सबसे पहली बात ये आ रही कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। ये साइंस है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करेंगे। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ। लॉगस, लॉगी शब्द डिराइव हुआ है लॉगस से, टू स्टडी, लाइफ को स्टडी करना। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म को स्टडी करें हम, लाइविंग को स्टडी करें, लिविंग प्रोसेस को स्टडी करें, वो बायोलॉजी है। तो पहला तो आपका एक ये बन रहा है इसमें, यहाँ से आपका एमसीक्यू कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। ये आपने याद में लगना है, लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी है। पहली बात तो ये। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस जीवित संसार में हमारे चारों तरफ बायोडाइवर्सिटी बहुत है, जीवन के अलग अलग रूप बहुत है। बॉर्न इन जर्मनी। अब जो आपका देखिए पहले बन रहा है एमसीक्यू, वो यहाँ से देखिए, जहाँ जहाँ मैं लिख दूंगा एमसीक्यू मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं नीट के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको देखना है, यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है। नाम आ रहा है जर्मनी में बॉर्न हुए साइंटिस्ट का, अर्न्स्ट मार का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की तरह थे। हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, जिनको हम बोलते हैं 20th सेंचुरी का डार्विन। द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनको हम लोग बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा महान साइंटिस्ट इस अर्थ पे हुए हैं। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनकी रैंकिंग आती है, उनमें से उन 100 में इनका भी नाम शुमार होता है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ध्यान दे लीजिएगा। तो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में हमारे अर्न्स्ट मार का भी नाम आ रहा है। मार वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। इनको 3 ऐसे प्राइज़ मिले हैं जिनको हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोल रहे हैं। तो पहला प्राइज़ इनको 1983 में मिला है, बाल्जन प्राइज़, याद रख लीजिएगा। 1983 में इनको बाल्जन प्राइज़ मिला। उसके अलावा 1994 में इनको इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी मिला। इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला है। एंड क्रेफोर्ड प्राइज़ इनको 1999 में मिला। क्रेफोर्ड प्राइज़ इन 1999। तो 3 प्राइज़ इनको बायोलॉजी में मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इनको बोला जाता है, इन तीनों प्राइज़ को, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो अर्न्स्ट मार को मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। पहला प्राइज़ कौन सा है? पहला प्राइज़ है बाल्जन प्राइज़ 1983 में। 1994 में इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड 1999 में क्रेफोर्ड प्राइज़। 3 प्राइज़ इनको मिले। तो मार डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। ये एज सच कोई ऐसी आपसे बात पूछी नहीं जाएगी, तो आपको याद ये रखना है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला। 3 इनको प्राइज़ मिले। 3 प्राइज़ में आपके जो नाम है उनके, बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, क्रेफोर्ड प्राइज़, ये प्राइज़ है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जा रहा, और इनको उपाधि दी गई थी डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। आगे आते हैं। अब बात हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमें स्टडी करना है लिविंग बीइंग को। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे हम किसी को लिविंग बोलेंगे और किसी को नॉन लिविंग बोलेंगे। कहने के लिए समझ लीजिए, इस समय इस हॉल में
ये 20x20 का हॉल। मेरे साथ इस समय केवल एक सज्जन और है जो यहाँ पे लाइव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिविंग है, मिस्टर एक्स, जो बैठे यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेक्शन को देख रहे हैं। इसके अलावा इस 20x20 के हॉल में कोई भी चीज़ लिविंग नहीं है, सारी चीज़ें नॉन लिविंग है। ये कूलर, ये फ्रिज, ये एसी, ये जो भी पड़ा है यहाँ पे, पैनल, पंखा, कैमरा, जो भी चीज़ें हैं, ट्राईपॉड, वो सारी की सारी नॉन लिविंग है। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ऐसी खासियत है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग हम कहते हैं और किसी मटेरियल को हम नॉन लिविंग कहते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन क्राइटेरिया को, उन नियम कानून शर्तों को कह लीजिए या उन विशेषताओं को कह लीजिए, हम मेंशन करें जिसके बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, लाइव क्या है, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करने की बात करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफाइन लिविंग, जब हम इस चीज़ को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब हम परंपरागत रूप से कुछ ऐसी विशेषताओं को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखना चाहेंगे जिसके बिहाफ पे हम ये अनाउंस ये कह सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि सर्टेन आर्टिकल जो है, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिविंग है एंड रेस्ट चीज़ें नॉन लिविंग है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको समझें। तो किसी भी लेमैन से, किसी भी कॉमन आदमी से, आप लेमैन से अगर बात करें कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो वो नॉन स्टॉप बोल देगा। कोई भी XYZ पर्सन बोल देगा। एक तो ग्रोथ बोल देगा, रिप्रोडक्शन बोल देगा, कॉन्शियसनेस बोल देगा, मूवमेंट बोल देगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं भी है लेकिन वो बोल देगा भाई ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसको हम लिविंग ही वृद्धि दिखाएगा। आपकी बुक थोड़ी ना बढ़ जाती है। तो ग्रोथ बोल देगा, रिप्रोडक्शन, अपने जैसी प्रोजीनी बनाना, रिप्रोड्यूस करना, ये भी लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी XYZ लेमैन आदमी बोल देगा कि रिप्रोडक्शन इज़ आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, हम लोग जानते हैं जड़ और चेतन, चेतना, जो हमें चेतना है, हमें ये आइडिया है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियस हैं कि हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और उसी से हम लोग सेंस करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स माउंट करते हैं। जैसे मानिए इस हॉल में एकदम से लाइट चली जाए या मानिए अर्थक्वेक हुआ, तो हमें किसी को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मोंगा जी यहाँ से निकल लो, अर्थक्वेक हो रहा। मोंगा जी खुद ही झोला बस्ता उठा के बाहर हो जाएंगे कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें ओपन एरिया में चला जाना चाहिए। इसी तरह से आप मानिए रोड पे खड़े हैं, रोड साइड है, और पीछे से आपके कोई व्हीकल अगर हॉर्न दे रही है, हॉर्न ब्लो कर रही है, तो आपको किसी को आके ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप साइड हो जाओ, आप खुद ही साइड हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियस हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है और उसको आपकी सेंस ऑर्गन सेंस कर रहे हैं, माइंड उसको मैनिपुलेट कर रहा, उसको रीड कर रहा, उसको समझ रहा और प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा थ्रू मोटर नर्व, स्केलेटल मसल्स। ये है तरीका। तो कॉन्शियसनेस भी हम देखेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। उसके अलावा मूवमेंट भी लोग बोल देते हैं। तो मूवमेंट अगर हो रही है, हमारी ट्रेन या मोटरसाइकिल भी तो मूव होती है, लेकिन लोग बोल देते हैं मूवमेंट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़, जो लोग आपको तुरंत इस बात का जवाब देंगे कि भाई कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बिहाफ पे या जिसके ग्राउंड पे आप ये बोल रहे हैं कि दैट इज़ लिविंग एंड दैट इज़ नॉन लिविंग। उसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, हमारी क्षमता कि हम ये महसूस कर सकें कि हमारे आसपास वातावरण में क्या चेंज हो रहा है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। और उस सेंस को जो हमने सेंस किया कि भाई कुछ गड़बड़ है, यहाँ से हमें निकल लेना चाहिए, तो आप निकल लेंगे। जो आपको ये चेंज हुआ, कुछ पीछे 2-3 ऐसे कुछ न्यूसेंस एलिमेंट आए जो आपके पीछे कुछ अगर उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, रिमार्क पास कर रहे हैं, तो आप वहाँ से सीधा आदमी निकल लेगा। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, जो हमारे अगल बगल हो रहा है, हमें ये क्षमता है सेंस ऑर्गन के द्वारा कि हम उसको महसूस कर लेते हैं। एंड माउंट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, और एक वाजिब जो हम कर सकते हैं प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं।
माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत विशेषता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। अब अगर हमारा बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ये जो 4 बातें हैं तो कोई भी लेमैन बता देगा कौन कौन सी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मूवमेंट। लेकिन अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो मेटाबॉलिज्म का नाम जरूर लेगा। यूनिक फीचर लिविंग के, इसके अलावा वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट बेसिकली रिप्रोडक्शन का ही एक दूसरा, हम कहें रिप्रोडक्शन को ही दूसरे रूप में हम बता रहे हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपनी रेप्लिका बनाना, अपने जैसा बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप में ही व्यवस्थित, अपने आप को व्यवस्थित करना, होम्योस्टेसिस जिसको हम लोग बोल देते हैं। इंटरएक्ट एंड इमरजेंस, इसको भी समझिए आप, इंटरएक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। कुछ और बातें बायोलॉजी का स्टूडेंट है जो जोड़ देगा इनमें, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, कॉन्शियसनेस में और मूवमेंट में। मेटाबॉलिज्म जोड़ देगा, सेल्फ रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन को सेल्फ रेप्लिकेशन बोल रहा, सेल्फ ऑर्गेनाइज होम्योस्टेसिस के लिए बोल रहा, इंटरएक्ट कि जो भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेल्स आपस में इंटरैक्ट करती है, टिश्यूज इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गन इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इस तरह से जो हायरार्किकल लेवल बन रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स इमर्ज होता है, ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटी आती है। तो इमरजेंस टू दिस लिस्ट, इमरजेंस का मतलब है कोई ऐसा हिडन पोटेंशियल जो हायरार्की अगर हम बना रहे हैं निचले लेवल पे नहीं होगा, लेकिन निचले लेवल के कंपोनेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से उसके ऊपर वाले लेवल पे वो क्वालिटी खुल के सामने आ जाएगी। जैसे कि आप ये समझिए, मानिए टिश्यू के लेवल पे जो इमरजेंस होके क्वालिटी सामने आ रही है वो ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स की वजह से आ रही है। वो सेल्स जो टिश्यू फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सेल्स की आपस में इंटरेक्शन होने से टिश्यू की क्वालिटी उभर के सामने आ रही है जो अभी तक हिडन थी। इमरजेंस, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको और समझ में आएगा। तो आपको ग्रोथ रिप्रोडक्शन के अलावा, ग्रोथ रिप्रोडक्शन कॉन्शियसनेस के अलावा मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस क्वालिटी और समझ में आई, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली क्वालिटी हम लोग ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ के लिए एक आपको मैं डेफिनेशन बता दूं, व्हाट इज ग्रोथ? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, दैट इज सेड टू बी ग्रोथ, और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट इज सेड टू बी ग्रोथ। सेल का मास का बढ़ जाना इरिवर्सिबली, ध्यान दे लीजिएगा टर्म जो यूज कर रहा हूं। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, दैट इज ग्रोथ। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट इज ग्रोथ। इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। नंबर में बढ़ जाना, भाई आपके पास 2 आम है, 4 हो गए, ग्रोथ हो गई। आपके पास 2 आम है, 5-5 किलो के, 10-10 किलो के हो गए, ग्रोथ हो गई। तो मास का इरिवर्सिबल बढ़ जाना ग्रोथ है, नंबर का इरिवर्सिबल बढ़ जाना ग्रोथ है। ग्रोथ पे आइए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रोथ दिखाते हैं, ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ की विशेषता क्या है, नंबर में बढ़ जाना ग्रोथ है या मास में बढ़ जाना ग्रोथ है। ये ग्रोथ की ट्विन, जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब यहाँ से इसको आप थोड़ा सा अलग समझिए। आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, एक एक करके हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके फंजाई आते हैं, प्लांटी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमिलिया एनिमल्स आते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है वो बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है जी, होना क्या चाहिए था, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद इसको अलग से हमें नीचे आना चाहिए था, वहाँ तक बात करके रुक जाते तो आप लोग को ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन होता। अगली बार जब ये स्लाइड में प्रेजेंटेशन दूंगा तो यहाँ पे आके मैं उसको
फुल स्टॉप लगा के इसको अगले स्टैंजा से मैं चालू करूँगा। तो खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गई बात। पहले तो हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, ग्रोथ क्या है, उसके बाद हम एक एक करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट की बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की बात करेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये बोल रहे हैं, एनसीईआरटी अपनी कह रही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन हो रही है। और इस तरह से जो ग्रोथ बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो प्लांट के केस में वो इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि प्लांट्स जो है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन शो ग्रोथ बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। उनमें थ्रू आउट द उनकी लाइफ स्पैन में पूरे समय में सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती रहती है। ये बात अलग है कि हाइट बढ़नी रुक जाए, गर्थ बढ़ती रहती है, उनके पेड़ का तने का व्यास बढ़ता रहेगा बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं हम लोग उसको। लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार है जो सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। ठीक है जी, वो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ में फिर से पढ़ेंगे। खैर जो फोकस आपको करना है वो ये करना है कि प्लांट में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन, इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ। उनकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ होती रहती, सो दैट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज इनडिटर्मिनेट, अनिश्चितकालीन कह लीजिए, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। एनिमल्स के केस में क्या है, एनिमल्स के केस में पोजीशन थोड़ी सी अलग है। तो एनिमल्स के केस में बोल रहा है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली बाय अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स में एक निश्चित एज तक इस तरह से ग्रोथ, किस तरह से, सेल डिवीजन के द्वारा साइज का बढ़ना, सेल के नंबर का बढ़ना इनडिटर्मिनेट नहीं होती, एक निश्चित एज तक होती है। हावेवर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एनिमल्स में एक एज के बाद सेल डिवाइड होना बंद हो जाती, नहीं। सर्टेन एरियाज़ की सेल हमारी ऐसी हैं जिनमें सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। हालांकि वहाँ पे जो सेल्स इस तरह से न्यूली फॉर्म सेल्स बन रही हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो मोटिव है, वो मोटिव ये है कि जो लॉस्ट हो गई सेल, जो सेल नष्ट हो गई या विनाश हो गया, जो ख़त्म हो गई, उनको रिप्लेस करना, ना कि ग्रोथ करना। तो एनिमल्स में भी सेल डिवाइड होती रहती हैं, लेकिन एक निश्चित एज के बाद जो सेल डिवीजन हो रहा है वो ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा, वो ड्यू टू द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल्स के लिए हो रहा है। जो सेल्स ख़त्म हो गई हैं उनको रिप्लेस करना है, उस लिए हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों में WBC, RBC, उनका डेफिनेट लाइफ स्पैन है। RBC के लिए आप जब हम लोग आगे चलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे, तब हम लोग देखेंगे RBC का लाइफ स्पैन 120 डेज़ है। तो 120 दिन में लाइफ स्पैन ख़त्म करके RBC डाइड आउट हो गई। अब अगर न्यूली नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, तो RBC काउंट कम होता चला जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसलिए बोन मैरो सेल्स में डिवीजन होता रहता है, RBC बनती रहती है। इसी तरह से WBC बनती रहती है। और ये तो एक तरह का आपका एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे सेल डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है एनिमल के केस में भी। और आप समझिए जो हमारी एक्सटर्नल लेयर है, एपिडर्मल लेयर है, जो स्किन है, अगर आप रोड पे जा रहे हो, पीछे से आपको कोई पुश किया किसी ने, गलती से आप गिर गए, एब्रेशंस हो गए, स्किन रप्चर हो गई, आप देखिए स्किन खुद ब खुद उसकी ऊपरी लेयर रिपेयर हो जाती है। इसी तरह से हेयर और हमारे नेल्स थ्रू आउट द लाइफ बढ़ते रहते हैं। तो सर्टेन एरियाज़ की सेल ऐसी हैं जिनमें डिवीजन हो रहा है। स्किन जो रप्चर हो गई थी, रिपेयर हो गई, वो क्यों हुई कि भाई जो लॉस्ट हो गई सेल उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग देखेंगे स्किन की 5 लेयर है। लोअर मोस्ट लेयर स्ट्रेटा जर्मिनेटम, वहाँ पर डिवीज़न होते रहते हैं। इसी तरह से रूट हेयर सेल्स में डिवीज़न होते रहते हैं। इसी तरह से जो हमारा नेल्स है, नेल्स के रूट पे डिवीज़न होते रहते हैं, और नेल्स और हेयर्स बढ़ते रहते हैं। तो कई ऐसी सेल्स हैं हमारी बॉडी में भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की बॉडी में भी कई ऐसी सेल्स हैं जो थ्रू आउट द लाइफ जिनमें डिवीजन हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पे सेल डिवीजन का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं है, रिप्लेस करना है सेल्स को, जो सेल्स डाइड आउट हो गई, जो सेल्स लॉस्ट हो गई। तो ये आपने याद में रखना। इसके बाद वाली जो लाइन है, आप सोच रहे होगे स्लाइड में ये लाइन, ये आपकी NCERT की लाइन नहीं है। मोस्ट ऑफ द amphibians, snakes and lizard continue to grow all through their life। अब ये लाइन जो है थोड़ी सी कैची है, थोड़ी सी ट्रिकी है, और आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि अपनी NCERT में उसने बोला है एनिमल्स एक निश्चित एज के बाद ग्रो नहीं करते सेल डिवीजन के द्वारा।
यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रही बात। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, आज मेरा पहला लेक्चर है, 38 चैप्टर हमने पढ़ने हैं, 38 चैप्टर वी हैव टू गो। लंबा सफ़र है, इसमें कई जगह ऐसी कुछ बातें आएंगी जो एनसीईआरटी से अलग होंगी, लेकिन मैं आपको आज पहली बार आपको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि आप कोई भी डाटा फॉलो करेंगे, कोई भी कंडीशन फॉलो करेंगे, आपको एनसीईआरटी को ही रेफ़र करना है, क्योंकि आपकी मार्किंग एनसीईआरटी से ही होगी। इन केस कोई ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन आया जहाँ पे एनसीईआरटी का फार्मूला, एनसीईआरटी का डाटा या एनसीईआरटी की नॉलेज आपके काम नहीं आ रही, तब आप बाहर की नॉलेज को अप्लाई करेंगे। अगर ये मानिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए आपसे कि पिक द एनिमल्स विच शो द ग्रोथ इन देयर लाइफ टाइम ड्यू टू सेल डिवीजन, तो आपको तब इसमें अगर ये ऑप्शन है टिक करना होगा। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अमंग बिलो रिटन स्टेटमेंट्स या चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द अंडर रिटन स्टेटमेंट्स, तो आपको इसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा जो एनसीईआरटी बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है कि एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर अ सर्टेन एज। एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है। ठीक है जी, बात समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई। अब हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल डिवाइड होगा, नंबर बढ़ेगा, उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। हम इसको आसानी से इन विट्रो का मतलब लैब में, इन विट्रो और इन वीवो दो टर्म है जो अक्सर यूज होते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द लैब, अंडर कंट्रोल कंडीशन इन द लैब। इन विट्रो का मतलब है लिविंग बॉडी के बाहर लैब में, और इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोल रहा है इन विट्रो कल्चर फॉर्मेशन अगर आप करते हैं, इन विट्रो कल्चर फॉर्मेशन किया, पेट्री डिश में आपने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया और उस पर बनाया कल्चर किसका, एल्गा का कल्चर बनाया, या क्लेमाइडोमोनास का, या आपने बैक्टीरिया का कल्चर फॉर्मेशन किया, या आपने फंजाई का कल्चर फॉर्मेशन किया। तो फंजाई के लिए आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर का ईस्ट एग्जाम्पल है। यूनिसेलुलर आप ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और उसका कल्चर फॉर्मेशन करिए, तो आप देखेंगे कि सेल डिवाइड होगी, सेल के नंबर बढ़ेंगे, और यू कैन काउंट द नंबर अंडर द माइक्रोस्कोप। हम उसको काउंट कर सकते हैं, नंबर का बढ़ना, दैट इज ग्रोथ, पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन एक अब आगे फ़र्क समझिए। ये तो बात हो गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते हैं। आगे समझिए, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, ज़्यादातर केस में मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस बात पे जरा सा गौर करिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इस लाइन को जरा सा आप समझने की कोशिश करिए। हायर एनिमल्स और प्लांट में बोल रहा है ग्रोथ रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम उस इवेंट को कहते हैं जो एक समय में एक ही हो रहा हो। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, भले प्लांट हो भले एनिमल हो, उस केस में हम देखेंगे कि एक समय में या तो सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही होगी या सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। एक समय में एक ही काम हो रहा होगा, सेल डिवाइड हो रही है, या तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है या वो ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है। एक समय में एक ही हो रहा होगा, उसमें कोई भी शक व शुबा नहीं होगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ये मतलब है। ठीक है जी। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो सेल के नंबर का बढ़ना ग्रोथ है। साथ में हम लोगों ने जब डेफिनेशन दी थी ग्रोथ की तो बोला था increase in number, irreversible increase in number, that is said to be growth, that can be considered as growth, whereas increase in body mass, irreversible increase in body mass, that is also considered as a growth. यहाँ पे बोल रहा one must remember that increase in body mass is considered as growth. बॉडी मास का बढ़ना ग्रोथ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अब ये कह रहा कि अगर मास का बढ़ना ग्रोथ है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। कैसे बताइए, आगे चलते हैं, अभी समझ में आता आपकी। माउंटेन्स, एग्जाम्पल के तौर पे माउंटेन पीक है, उस पर मानिए डस्ट पार्टिकल जमा हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है हिमालयन पीक की
हिमालयन माउंटेन की जो पीक है आपको दिख रही है जी, ये तो 0.01 मिलीमीटर बढ़ गई या माइक्रोमीटर बढ़ गई ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सम पार्टिकल ओवर इट्स एक्सटर्नल सरफेस। तो माउंटेन भी ग्रोथ शो करते हैं, बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर भी ग्रोथ शो करते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सम मटेरियल ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस। एंड सैंड माउंट्स, रेत के टीले डेजर्ट में है, स्ट्रॉम आया, टीले को रेत को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो दूसरी जगह ग्रोथ हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे डिपोजिशन ऑफ सम पार्टिकल कैन आल्सो बी अकाउंट फॉर द ग्रोथ। हाउएवर, लेकिन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये जो ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ एक्यूमुलेशन ओवर देयर एक्सटर्नल सरफेस, इस तरह की जो ग्रोथ है accumulation of material on their surface, this type of growth is called as intrinsic growth। देखिए इसको याद करिए, intrinsic growth, इस तरह की जो ग्रोथ है उसको intrinsic growth बोल रहे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखिएगा, intrinsic growth। आगे इसका मैं मीनिंग क्लियर करता हूँ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। हम लोगों में जो ग्रोथ होती है वो डिपोजिशन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस से नहीं होती, हम लोग की ग्रोथ आंतरिक ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी कंसीडर टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डिफाइनिंग की इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोले, ग्रोथ को हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ग्रोथ टर्म यूज़ कर रहे हैं तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी दिखा रहे हैं, माउंटेन भी दिखा रहे हैं, बोल्डर भी दिखा रहे हैं, सैंड माउंट भी दिखा रहे हैं। भले ही वो एक्सटर्नल ग्रोथ दिखा रहे हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप की ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ तो दिखा रहे हैं ना। और जो हम लोग लिविंग बीइंग हैं इनमें अंदरूनी ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, अंदर से बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है, दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में टर्म यूज कर रहे हैं देन वी कैन से दैट ग्रोथ इज कांट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ को कंसीडर करते हुए हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिमार्केशन नहीं कर सकते अगर हम ग्रोथ बोल रहे हैं, क्योंकि सर्टेन नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, भले ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखा रहे हो। हाँ, एक चीज ध्यान दे के कान खोल के सुन लीजिए, अगर वहां पे टर्म आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वहां पे अगर टर्म यूज हुआ है इंट्रिंसिक ग्रोथ, देन यू हैव टू टेक द इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ केवल और केवल लिविंग दिखाता है, लेकिन अगर ग्रोथ टर्म यूज हुआ है तो ग्रोथ दोनों दिखाएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों दिखाएंगे। हाँ, ग्रोथ फर्दर दो तरह की है, उसको हम लोग बाइफर्केट कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखाते हैं। तो पहला हम लोगों ने जो क्राइटेरिया डिस्कस किया, ग्रोथ को डिस्कस किया, और आखिरी में आके हम लोग इस बात पे हम लोगों ने इसको समापन किया है कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सर्टेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्रोथ दिखाते हैं, भले ही वो एक्सटेंसिव टाइप की ग्रोथ हो। रिप्रोडक्शन पे आइए, दूसरा हमारा क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पुनः बनाना, रिप्रोडक्शन इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल कोई नॉन लिविंग, भाई ये जो पड़ा है एसी, ये जो कैमरा, ये एक का दो थोड़ी ना हो जाएगा, या एसी ये एक का दो थोड़ी ना हो जाएगा। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता, रिप्रोडक्शन केवल लिविंग दिखाएंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी प्रोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द दोज ऑफ इट्स पेरेंट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की दे रखी है। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच, या reproduction is the biological process by which a multicellular organisms give rise to its progeny having more or less characteristics similar to themselves। तो किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संतान को बनाना, ये रिप्रोडक्शन है। और संतान जो बनेगी, प्रोजीनी जो बनेगी, उसके जो लक्षण होंगे मोर और लेस कमती बेसितर वो जैसे अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, ये है रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। अपने बच्चे अपने माँ बाप पे ही होते हैं।
व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इनवेरिएबली इट इज़ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो। जब हम ज़्यादातर केस में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग की मंशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उद्दत करने की होती है, उसको रेफर करने की होती है। हालांकि हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिजम्स जो है, लोअर ऑर्गेनिजम्स खास तौर पे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी अपना प्रचार प्रसार प्रोपेग्यूल्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी। हालांकि जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन टर्म यूज़ करते हैं तो हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा इंटेंशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर करने का होता है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। तो कुछ है कि एग्जाम्पल वो बता रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में खास तौर पे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है हाइड्रा को और ईस्ट को। तो याद रख लीजिएगा, हाइड्रा और ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग होता है। प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया में हम देख रहे हैं वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इसको याद रख लीजिएगा, ट्रू रीजनरेशन। मॉर्फेलेक्सिस टर्म याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। तो प्लेनेरिया के केस में वो बोल रहा है कि ट्रू रीजनरेशन मॉर्फेलेक्सिस देखने को मिलता है। दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, प्लेनेरिया का मानिए आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, आपने नाइफ से उसके 2-3 पीसेस कर दिए, तो हर पीस रीजनरेट करके अपनी बॉडी को पुनः बना लेगा, वो है ट्रू रीजनरेशन। मॉर्फेलेक्सिस उसका बायोलॉजिकल टर्म है, याद रख लीजिएगा, बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। एनसीईआरटी का एमसीक्यू यहाँ से बनता है, तो एक ये भी एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पे बन रहा है। वो पूछेगा ट्रू रीजनरेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ट्रू रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया इज द ऑर्गेनिज्म विच शोज ट्रू रीजनरेशन। उसका क्या मतलब है कि प्लेनेरिया को आपने नाइफ से काट दिया 2-3 पार्ट में, हर पार्ट ग्रोथ करके नया प्लेनेरिया बना देगा। तो प्लेनेरिया के लिए एक टर्म और यूज होता है, इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ। लिख लीजिएगा आप लोग, इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ, अंडर द एज ऑफ नाइफ, चाकू की धार के नीचे अमर, अंडर द एज ऑफ नाइफ। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन पहले कि चाकू की धार के नीचे अमर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ, यू हैव टू टेक प्लेनेरिया, क्योंकि ये ट्रू रीजनरेशन दिखाता है, दैट इज मॉर्फेलेक्सिस। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, आगे चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। बोल रहा है व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब बैक्टीरिया की बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए यूनिसेलुलर एल्गा की या अमीबा की बात कर लीजिए। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम, इसको समझिए, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब प्रायवाची, मतलब एक ही शब्द का दूसरा शब्द। सिनोनिम विद ग्रोथ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग अलग नहीं कंसीडर कर सकते, एक ही प्रोसेस है, ये कहने का मतलब है। तो ये है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, उसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना वो ग्रोथ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर दैट इज ग्रोथ, वही चीज़ यहाँ लगा दीजिए, नंबर बढ़ रहा, सेल डिवाइड हो रही है तो ग्रोथ। लेकिन क्योंकि सिंगल सेल रिप्रेजेंट्स कर रही है, सिंगल सेल अपने आप को लाइफ फॉर्म के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल सेल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लाइफ का है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब अगर एक सेल पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाई तो अब 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इट्स मीन्स रिप्रोडक्शन, उसने अपनी जैसी 2 संतान बना दी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम देख रहे हैं कि सेल डिवीजन ग्रोथ भी है और उसको दूसरे अगर हम अपना क्राइटेरिया लगाएं तो वो रिप्रोडक्शन भी है। इट मीन्स यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक समय में एक ही हो रहा होगा, वो स्टेटमेंट यहाँ लागू नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पे वो स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट किया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वी कांट से दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का जरिया जो है वो वही है सेल डिवीजन, और रिप्रोडक्शन का जरिया भी वही है सेल का डिवाइड होना। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है यूनिसेलुलर के केस में। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को हम सिनोनिम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुके हैं, हम इस चीज़ की घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि सेल का बढ़ना हम ग्रोथ मानेंगे। तो रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है, सेल डिवाइड होकर दो बन रही है, तो हम पहले ही ये कह चुके हैं कि इंक्रीज इन नंबर हम उसको ग्रोथ मानेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये लकूना नहीं लगा सकते, नहीं अब हम ग्रोथ नहीं मानेंगे, यूनिसेलुलर के केस में सेल का डिवाइड होना हम रिप्रोडक्शन मानेंगे, हम नहीं कह सकते। जब हम एक स्टेटमेंट पहले ही आपने ये मान लिया कि क्रिकेट में बोल्ड आउट होगा, तो बोल्ड आउट होगा, माना जाएगा। अगर हमने ये चीज़ बोल दी कि भाई ग्रोथ जो हो रही है वो इंक्रीज इन नंबर इज सेड टू बी ग्रोथ, और उसको हम ग्रोथ मानेंगे, तो वो जो क्राइटेरिया हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हो गए, एक ही बात हो गई, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास और नंबर ऑफ सेल नंबर बढ़ना। हैंस वी नोटिस दैट, इसलिए हम नोटिस कर रहे हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दिस टू टर्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम इस चीज़ को डीमार्केट नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सेल के डिवाइड होने से जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन में हम काउंट करें कि वो प्रोसेस हम ग्रोथ में काउंट करें। तो इसलिए ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा शक व शुबा हुई, हम थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे हुए। फर्दर एक तो ये दिक्कत है, एक दिक्कत तो ये क्राइटेरिया ये जो हमें रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलने से रोक रहा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम जानते ही नहीं कि कब वो रिप्रोड्यूस कर रहा, हम तो उसको ग्रोथ माने या रिप्रोडक्शन माने। इस नज़रिए से हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सेल का डिवाइड होना रिप्रोडक्शन में भी आ रहा, ग्रोथ में भी आ रहा। जब हमें यही नहीं पता कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल डिवीजन हो रहा है इसको हम ग्रोथ में कंसीडर करें कि रिप्रोडक्शन में कंसीडर करें, जब हमें यही नहीं पता कि रिप्रोडक्शन वो कब कर रहा, तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग की नहीं कह सकते, पहली बात। और दूसरा क्या वजह है कि हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल रहे हैं, वो वजह समझ लीजिए। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम जानते हैं लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, सच एज म्यूल। म्यूल जो है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस से म्यूल बन रहा है। उसमें हमारा फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के कॉम्बिनेशन से, मेटिंग से म्यूल फॉर्मेशन होता है, म्यूल बनता है, खच्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। म्यूल जो होते हैं लिविंग है हम जानते हैं, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, हनी बी की कॉलोनी में आप देखेंगे वर्कर बीज होती हैं जो कि स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। और तीसरी बात, सर्टेन ह्यूमन कपल्स ऐसे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दिख जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई वो जो मैरिड लाइफ में है लेकिन फिर भी बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इस तरह का कोई अगर आपको मेल कपल, आप मतलब ह्यूमन कपल आपकी निगाह में हो तो आप तो पता है कि वो लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इस तरह से अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक माने, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है उसको बेस बना के आप ये डिसाइड करें कि दिस इज लिविंग एंड दैट इज नॉन लिविंग, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें म्यूल को भी आपको नॉन लिविंग बोलना पड़ेगा क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, आपको वर्कर बी को भी नॉन लिविंग बोलना पड़ेगा क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, आपको उन ह्यूमन कपल्स को भी नॉन लिविंग कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस कह लीजिए, ड्यू टू फिजिकल इम्पेरिटी कह लीजिए, और ड्यू टू सम अदर कॉज, कुछ भी हो सकता।
इनफर्टिलिटी के हम लोग वैसे पढ़ेंगे जब आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तब उसके कॉजेज पढ़ेंगे और उसका हम लोग निवारण भी पढ़ेंगे कि क्या हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग, ये तो हो चुकी स्लाइड, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे आए। यहाँ पे बात हो रही थी इन लिविंग, ये भी बात हो चुकी, आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी। हाँ, यहाँ पे इस स्लाइड पे थे हम लोग। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट, इसलिए रिप्रोडक्शन भी हम लोग ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम नहीं कह सकते। ये जो आपको मैंने बताई बातें उन वजहों से कि एक तो भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन जो हो रहा है वो रिप्रोडक्शन है कि ग्रोथ, सिनोनिम है, हमें नहीं पता, ये हम डिमार्केशन नहीं कर पा रहे, बाइफर्केट नहीं कर पा रहे इस वजह से। और सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हम जानते हैं लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस करने की उनमें पावर नहीं है, तो उनको क्या नॉन लिविंग में रख देंगे? नहीं रखेंगे। इस वजह से ये कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। आगे आते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्शियसनेस या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमें ये पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है उसमें प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म इज द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। हम लोग की बॉडी में हजारों केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं। तो ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग बॉडी दैट इज सेड टू बी द सम टोटल ऑफ दैट रिएक्शंस आर मेटाबॉलिज्म। उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दैट इज नोन टू बी मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories, catabolic reactions and anabolic reactions. Catabolic reactions are basically destructive type of reactions in which complex organic compound get broken down into the simple inorganic form. Catabolic reaction विघटनकारी विनाशकारी रिएक्शंस है, whereas anabolic reactions are constructive reactions. इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों तरह के रिएक्शन साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी में हो रहे हैं, उनका सम टोटल मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल्स के बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, ये जो केमिकल्स हमारी बॉडी में है, छोटे छोटे हो बड़े हो, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस। अलग अलग क्लासेस में अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड वन ऑफ द सेम थिंग, मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, डाइसैकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं। तो अलग अलग क्लासेस के अलग अलग साइज के अलग अलग फंक्शन करने वाले केमिकल्स हमारी बॉडी में है, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू द सम अदर बायोमॉलिक्यूल, जो कि लगातार बन भी रहे हैं और लगातार विघटित भी हो रहे हैं। बन भी रहे, विघटन भी हो रहा है और एक से दूसरे में कन्वर्जन भी हो रहा है। दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस। ये जो कन्वर्जन हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, इन सब का सम टोटल है मेटाबॉलिक रिएक्शन। There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism. हमारी बॉडी में एक ही समय में कई तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन सब की कुल जमा पूंजी, कुल जमा खर्च मेटाबॉलिज्म है। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, भले ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो भले ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मेटाबॉलिज्म तो दोनों में हो रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल लाइव सेल है, उसमें भी प्रोटोप्लाज्म है। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म जब सेल पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, तो देखिए लिखा है साफ साफ, सारे के सारे प्लांट, ऑल प्लांट एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो भले प्लांट हो, भले एनिमल हो, भले फंजाई हो, भले माइक्रो प्रोकैरियोटिक सेल हो, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म दर्शाते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। इन सब का कुल जमा पूंजी मेटाबॉलिज्म है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म।
कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो किसी की बॉडी में हो रहे हैं वो सेल के बाहर भी हो सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड, वो हम लोग लैब में भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म में आ रहे हैं वो आउटसाइड द लिविंग बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में भी हो सकते हैं, लैब में। लेकिन तब हम क्या टेस्ट ट्यूब को लिविंग मानेंगे? वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं जिनकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये लिविंग है, मेटाबॉलिक इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, अगर वही रिएक्शन ग्लास के कंटेनर में हो रहे हो, टेस्ट ट्यूब में हो रहे हो, तो क्या हम टेस्ट ट्यूब को लिविंग मानेंगे? नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि उसके पास सेल नहीं है। तो अब अगली जो क्राइटेरिया आ रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ सेल, उस सिस्टम को हम सेल के अंदर हो रहा तो उसको हम लिविंग मानेंगे। मतलब सिंगल सेल इज मस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रेजेंस को जाहिर होने के लिए सिंगल सेल्स मस्ट है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन और रिएक्शंस outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। तो अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है उसको हम लिविंग नहीं मानेंगे। हाँ, इस तरह के रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस मानेंगे, लेकिन टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं मानेंगे। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, जिसका कोई अपवाद नहीं है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली हम लोगों ने डिस्कस करी ग्रोथ, और ये बोल दिया कि ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानेंगे, क्योंकि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। भले ही वो जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो ग्रोथ वो उनके एक्सटर्नल सरफेस पे मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से दिखा रहे हो, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। लेकिन अगर हम उसमें फर्दर ये जोर दे के बोलेंगे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, तब हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। लेकिन एक्सट्रिंसिक अगर ग्रोथ टर्म यूज कर रहे हैं तब हम उसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, फिर रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन में आके हम लोगों ने बोला भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, पहली बात। दूसरी बात, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर विच आर नॉट फर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं है। तो उसमें आपके हनी बी की वर्कर बी हो गई और आपका म्यूल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, और सम ह्यूमन कपल्स हो गए जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तीसरा हम लोग आ गए मेटाबॉलिज्म पे। ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो कन्वर्जन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग सेल में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, बगैर किसी भेदभाव के, अपवाद के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो है विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन जो से किसी की बॉडी में हो रहे हैं, ये अगर आप बाहर कर लो, इन विट्रो कर लो, तो उस टेस्ट ट्यूब को या उस ग्लास कंटेनर को या उस ग्लास वेसल को हम लिविंग नहीं मानेंगे। इस तरह से देखें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर। तो सेल का होना डिफाइनिंग फीचर है। तो मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो क्वालिटी आपको मिल गई अभी तक, जिनको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपने अभी पढ़ा कि आखिरी में आके हमने बोला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बाय डेफिनेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट दैट मेक अप द सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का विन्यास कैसा है, सेल कैसे बनी है? तो सेल किससे बनी है? सेल बनी है सेल ऑर्गेनिल से। सेल ऑर्गेनिल किससे बने? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल किससे बने हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने हैं? एलिमेंट से। ये है हायरार्की। ठीक है जी।
तो सेल किससे बनी है? सेल ऑर्गेनेली से। सेल ऑर्गेनेली में क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली में आते हैं। तो सेल बनी है सेल ऑर्गेनेली से। सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेल के ऑर्गेनेली में नहीं है। सेल के ऑर्गेनेली के आपस के इंटरैक्शन से सेल की क्वालिटी इमर्ज होकर सामने आती है। तो इमरजेंस आप समझिए, इमरजेंस होता है कोई हिडन पोटेंशियल जो एकदम से ऑल ऑफ सडन आपके सामने आ जाए। तो सेल की प्रॉपर्टी जो सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे जो बना एक संयोजन ऑर्गेनेली के आपस में इंटरेक्ट करने से जो सेल की प्रॉपर्टी आई वो ऑर्गेनेली के आपस में इंटरेक्शन की वजह से आई। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल का होना, अब सेल्स फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल में कोऑर्डिनेशन होगा तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। जैसे कि आप पढ़ेंगे पोरीफेरा में, पोरीफेरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है लेकिन सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, अभी टिश्यू नहीं बना। उसके बाद सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा में आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। प्लेटेहेलमिन्थेस से आपको ऑर्गन लेवल मिल जाएगा और एस्केलमिन्थेस से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल जाएगा। ये हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विन्यास। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट दैट मेक अप द सेल। सेल के कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्ट करके सेल बनाना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेल का टिश्यू बनाना अगले लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हमारी चेतना। तो चेतना दो चीज़ों से है, सेंसरी और रिस्पॉन्स, सेंसरी एंड मोटर। तो सबसे पहले आपने सेंस किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे एकदम से टेम्परेचर बढ़ने लगे तो मैं आगे बढ़ के एसी ऑन कर दूंगा। हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसको हम सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से और प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है। तो परहैप्स कॉन्शियसनेस, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस, सबसे स्पष्ट एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, और अगर देखा जाए तकनीकी दृष्टि से सबसे ज़्यादा जटिल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा जटिल फीचर है, मोस्ट ऑब्वियस और सबसे ज़्यादा स्पष्ट भी। भाई ये कूलर, फ्रिज, एसी, अर्थक्वेक आएगा ये थोड़ी ना बाहर भागेंगे, हम भागेंगे क्योंकि हमने सेंस किया, हम भागे। नॉन लिविंग ये इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ पे हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में बम फट जाए, मैं भागूंगा सबसे पहले, दूसरा क्यों भागेगा? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सेंस, मतलब सबसे पहले का लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये क्षमता है कि सेंस करें कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है और उसको एनालिसिस करके, ब्रेन एनालिसिस करके प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो मोस्ट ऑब्वियस, सबसे स्पष्ट एंड टेक्निकली मोर कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये विशेषता होती है। इज द एबिलिटी, ये हमारी क्षमता है टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको उत्प्रेरित करे रिएक्शन देने के लिए, तो वो फिजिकल हो सकती है कि कोई उधर से सांड दौड़ा आ रहा है तो मोंगा जी खुद ही किनारे हो जाएंगे, रास्ता दे देंगे, ये हो गया फिजिकल। केमिकल क्या है कि किसी ने आप पे एसिड फेंका तो आप हट जाओगे। पानी भरा गुब्बारा होली का आप पे किसी ने फेंका, आप हट जाओगे, वो केमिकल रिस्पॉन्स हो गया, केमिकल स्टिमुलाई हो गया जिसको आपने रिस्पॉन्स किया। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल, कोई टाइसन का घूंसा आपकी तरफ आए, आपका क्या एक्शन होगा? आप अपने को सेव करोगे या आप हट जाओगे? आप रोड पे जा रहे हो, बगल में क्रिकेट ग्राउंड है, लड़के ने हिट मारी, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप बॉल देखते ही या तो उसको कैच कर लोगे या डक कर दोगे। वो हो गया फिजिकल स्टिमुलाई जिसको आपने सेंस किया, रिस्पॉन्स किया। केमिकल का भी आपको एग्जाम्पल दिया, कोई केमिकल डाई, आजकल सैनिटाइजेशन का ज़माना है, आप जाते हो और वहाँ पे लगा हुआ है एक कॉलम जिसपे सैनिटाइज़र लगा है, आप सबसे पहले सैनिटाइज करोगे अपने हाथ डाले तो भी तो केमिकल, आपको केमिकल फील हुआ, रिएक्शन आपने किया, केमिकल स्टिमुलाई। उसके अलावा बायोलॉजिकल में अभी कुत्ता आपके पीछे दौड़े, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो जाएगा, कुत्ते के साथ साथ आप भी रेस लगा लोगे। तो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, उसको आपने सेंस किया, रिस्पॉन्स किया। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम सेंस कैसे करते हैं, महसूस कैसे करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन से, जो हमारे संवेदनशील अंग हैं, तंत्रिका तंत्र, उससे आप महसूस कर रहे हो। प्लांट आल्सो सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर, लाइट। तो हम लोग तो करते ही करते हैं, एनिमल्स, प्लांट भी।
स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो उसको रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं और प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। तो लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स, इन सबको भी वो सेंस कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। तो देखिए बोल रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया से लेके, प्रोकैरियोटिक सेल से लेके टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, इस धरती पे सबसे जटिल, सबसे विचित्र, सबसे खूंखार, सबसे दुष्ट, सबसे समझदार, सबसे एडवांस रचना हम लोग, होमो सैपियंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया से लेके, आर्की बैक्टीरिया से लेके हम लोग तक सारे के सारे सेंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में हो रहे चेंज को और प्रॉपर रिस्पॉन्ड माउंट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल क्लू, पर्यावरण में हो रहे चेंजेस को, संकेत को सेंस करके हम लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कॉन्शियसनेस, फोटो पीरियड, वही चल रहा हमारा कॉन्शियसनेस। फोटो पीरियड, ये आपकी बुक की लाइन है, इसको समझ लीजिए। द पीरियड ऑफ टाइम ईच डे ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स इल्यूमिनेशन, डे लेंथ। फोटो पीरियड क्या है? 24 घंटे में से कितनी देर आपको लाइट का एक्सपोजर रहता है, सीधी सी बात। 24 घंटे पूरे दिन में, 24 घंटे में, द पीरियड ऑफ टाइम ईच डे, पूरे दिन में 24 घंटे में आपको कितनी देर लाइट का एक्सपोजर मिला, दैट पीरियड इज फोटो पीरियड। द पीरियड ऑफ टाइम ईच डे ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स इल्यूमिनेशन, लाइट का एक्सपोजर मिला, डे लेंथ। फोटो पीरियोडिज्म, वो तो फोटो पीरियड हो गया। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और अ डार्क पीरियड, इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल। फोटो पीरियोडिज्म, हम लोग का रिस्पॉन्स, फोटो पीरियड कितनी देर एक्सपोजर मिला और हमारी बॉडी ने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया, भले एनिमल हो भले प्लांट हो। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले प्लांट हो भले एनिमल हो, उसका रिस्पॉन्स लेंथ ऑफ नाइट को या डार्क पीरियड को या डे पीरियड को, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडम। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा। इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, तब वहाँ पे देखेंगे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पार्टिकुलर सीजन में एक्टिव होते हैं। मतलब हमारे कैलेंडर ईयर में 12 महीने में वो पता लगा जी केवल मई जून में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या नवंबर दिसंबर में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। कुछ एक ऐसे जो कंटिन्यूस ब्रीडर कहलाते हैं कि वो 12 महीने काम पे लगे रहते हैं, 12 महीने वो दे दनादन, तो वो लोग कंटिन्यूस ब्रीडर। और सीजनल ब्रीडर जो किसी पर्टिकुलर आपके ये कैलेंडर मंथ में एक्टिव होते हैं। मतलब कैलेंडर मंथ का सीजन बोलिए कि वो स्प्रिंग सीजन में कि विंटर सीजन में कि समर सीजन में, बेसिकली वो लाइट के एक्सपोजर की ड्यूरेशन से गवर्न होता है। फोटो पीरियड लाइकली अफेक्ट्स द सीजनल ब्रीडर थ्रू चेंजेस इन मेलेटोनिन। अब ये समझ लीजिए कि एनिमल में ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कोई एनिमल सीजन ब्रीडर की तरह बिहेव कर रहा है। तो है क्या एक्सक्यूज मी, चेंजेस इन मेलेटोनिन सिक्रीशन बाय द पीनियल ग्लैंड, कि कितनी देर को उसकी रेटिनल सेल्स लाइट रिसीव कर रही हैं, उससे इफेक्ट हो रहा है मेलेटोनिन सिक्रीशन। रेटिनल न्यूरॉन्स की फायरिंग, रेटिनल न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन से रेटिनल न्यूरॉन जो परसीव कर रहे हैं लाइट की एक्सपोजर को, तो पता लगा जी अगर समर चल रहा है, समर में आप जानते हो दिन लंबे हो जाते हैं, लाइट ज़्यादा देर रहती है, और विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं, लाइट कम देर रहती है। उससे गवर्न हो रहा मेलेटोनिन सिक्रीशन, मेलेटोनिन सिक्रीशन बाय द पीनियल ग्लैंड। और वो क्या इफेक्ट कर रहा, तो मेलेटोनिन की मात्रा इफेक्ट कर रही है जीएनआरएच के सिक्रीशन को। कैसे? बाय हाइपोथैलेमस, मेलेटोनिन की मात्रा डिसाइड कर रही है, हाइपोथैलेमस को इफेक्ट कर रही है, और उससे जीएनआरएच के सिक्रीशन को, जीएनआरएच क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके हाइपोथैलेमस के हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट कर रही है। जीएनआरएच अल्टीमेटली किसको दिक्कत दे रहा, किसको रेगुलेट कर रहा? जीएनआरएच रेगुलेट कर रहा है सिक्रीशन किसके? गोनेडोट्रोफिन, एफएसएच और एलएच के, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है। Hence, seasonal breeder can be divided into groups based on fertility period. तो अल्टीमेटली FSH-LH किस पे एक्ट कर रहे हैं? गोनेड्स पे। तो कोई एनिमल किस पीरियड में एक्टिव हो रहा है डिपेंड कर रहा है लाइट के एक्सपोजर पे, यही फोटो पीरियोडिज्म है। लॉन्ग डे ब्रीडर साइकिल व्हेन डेज गेट लॉन्गर, तो लॉन्ग डे जो ब्रीडर है, जब मतलब ज़्यादा देर के लिए लाइट रहती मई जून में,
ज़्यादा देर, वो लॉन्ग डे ब्रीडर कहला रहे हैं क्योंकि उस समय उनकी बॉडी में मिलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ा, मिलेटोनिन के सिक्रीशन से जीएनआरएच का सिक्रीशन बढ़ा, जीएनआरएच के सिक्रीशन से एफएसएच एलएच का सिक्रीशन बढ़ा और अल्टीमेटली एफएसएच एलएच ने एक्ट किया गोनेट्स पे, रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव हो गए। ये है तरीका हमारे सीजनल ब्रीडर का और लाइट के एक्सपोजर का कारण। हाँ जी, तो हम लोगों ने बात कर ली लॉन्ग डे ब्रीडर कौन है। लॉन्ग डे ब्रीडर बेसिकली वो एनिमल्स या प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, लॉन्ग डे ब्रीडर वो एनिमल्स हैं जिनको ज़्यादा देर के लिए लाइट का एक्सपोजर चाहिए। तो 24 आवर्स में जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन लाइट एक्सपोजर चाहिए वो लॉन्ग डे ब्रीडर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगली क्वालिटी पे आते हैं हम लोग। अगली क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। इसको समझिए, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो टिश्यू को बनाने वाले सेल्स में नहीं होगी। टिश्यू के लेवल पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो टिश्यू को बनाने वाले सेल्स में नहीं होगी, बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। लेकिन टिश्यू के लेवल पे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से आ रही है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली। और जो प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल रही है और जो प्रॉपर्टी हमको सेल ऑर्गेनेल्स में देखने को मिल रही है वो सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी जो है वो आपको इसलिए देखने को मिल रही है कि सेल ऑर्गेनेली बनाने वाले जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके सेल ऑर्गेनेली के लेवल की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेल बनाने वाले जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेल से अलग है। ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके सेल लेवल पे अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो सेल की प्रॉपर्टी जो है वो सेल को बनाने वाले सेल ऑर्गेनेली में नहीं है। सेल ऑर्गेनेली की जो प्रॉपर्टी है वो सेल ऑर्गेनेली को बनाने वाले बायो मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं है, लेकिन इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल के आपस में इंटरेक्शन करने से सेल ऑर्गेनेली के लेवल की प्रॉपर्टी आ रही है। बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग मॉलिकुलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेली। ठीक है जी, दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। ये जो इंटरेक्शन है जो किसी हायरार्की में लोअर लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके इंटरेक्शन से उससे एक स्टेप ऊपर हायर लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टी जो आ रही है उसके निचले लेवल पे मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट के इंटरेक्शन से आ रही है। नहीं समझ में आया होगा, कोई चिंता नहीं। तो आपको समझाने के लिए आप यूँ समझो जी कि सबसे नीचे हमारे सेल ऑर्गेनेली हैं। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग लिखते हैं। सेल ऑर्गेनेल मिलके इंटरेक्ट करके क्या बना रहे हैं? अगला लेवल बना रहे हैं हायरार्की का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की का अगला लेवल सेल। और सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं। और टिश्यूज़ मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। तो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना रहे हैं और ऑर्गन मिलके क्या बना रहा है? ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। तो आपको क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि सेल ऑर्गेनेल जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके सेल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू में आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन बना रहे हैं और ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। तो ये हायरार्की है। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की होता है जब हम किन्हीं चीज़ों को, किसी भी चीज़ को उसके असेंडिंग क्रम में अरेंज कर दें, इन द असेंडिंग क्रम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस। व्हेन यू अरेंज एनीथिंग into ascending order of its importance, then it is said to be hierarchy of that thing. तब हम उसको हायरार्की बोलते हैं। तो मान लीजिए सबसे निचले, अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे, मानिए पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, तो सबसे निचले लेवल पे कौन होगा? पार्टी का वर्कर।
सबसे निचले लेवल पे। उसके ऊपर लेवल पे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी तो आप एमएलसी मान लो, अपने एरिया का पार्षद। एमएलसी के ऊपर कौन होगा? एमएलसी के ऊपर एमएलए होगा, एमएलए के ऊपर एमपी होगा, एमपी के ऊपर सीएम होगा, और सीएम के ऊपर बट ऑब्वियस है कौन होगा। तो एक हायरार्की जो सेट हुई पॉलिटिकल, अगर फील्ड के आदमी की हम बात करें, पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, तो सबसे निचले लेवल पे सबसे कम इम्पोर्टेंस का, उससे ऊपर लेवल पे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी, ये होती है हायरार्की। तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की का मैंने एग्जांपल उठाया है कि सेल ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरेक्ट करके सेल बना रहे हैं। तो सेल के लेवल पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इमर्जेंट का मतलब कि अभी तक वो हिडन थी, अपने को एक्सपोज नहीं कर रही थी, अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो ऑल ऑफ सडन एकदम से आपके नोटिस में आई। अभी तक आप उसको नोटिस नहीं करते क्योंकि अभी तक वो थी ही नहीं। तो सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, ये सब आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना रहे हैं? सेल। तो सेल की जो प्रॉपर्टी है वो इसको आप डिस्टर्ब कर दीजिए ऑर्गेनेल्स को, तो सेल की प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं होगी। सेल की प्रॉपर्टी, सेल के लेवल पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इन ऑर्गेनेल्स के आपस में इंटरेक्शन से आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट सेल्स जो है अलग अलग तरह की, वो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू बना रही हैं। तो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है, मानिए एपिथेलियल लेयर, हमारी एपिथेलियल लेयर हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है, लेकिन वो सेल्स थोड़ी ना दे, अगर सिंगल सेल होगी नहीं दे पाएगी ना। तो सेल में वो प्रॉपर्टी नहीं है जो टिश्यू में है। सेल्स, डिफरेंट सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू के लेवल पे प्रॉपर्टी जो दे रही है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके एकदम से नोटिस में इमर्ज होकर सामने आ गई। इसी तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ वो ऑर्गन बना रहे, स्टमक बना रहा है, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी है, और ग्लैंड्स भी हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स भी हैं, म्यूकोसल ग्लैंड्स भी हैं, गॉबलेट सेल्स भी हैं। उनके आपस में इंटरेक्शन होने से ऑर्गन बन गया, स्टमक बन गया। तो स्टमक की जो प्रॉपर्टी है वो स्टमक को बनाने वाले टिश्यूज़, अलग अलग टिश्यूज़ में थोड़ी है। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को एक्सप्लेन करने का तरीका और हायरार्की को एक्सप्लेन करने का तरीका। तो अब फिर से पढ़ लीजिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ सेलुलर ऑर्गेनेल्स में नहीं है, लेकिन उनके मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के आपस में इंटरेक्शन करने से सेलुलर ऑर्गेनेल में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो सेलुलर ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टी है वो सेलुलर ऑर्गेनेल ही को बनाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं है, बल्कि उनके आपस में इंटरेक्शन करने से सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी आ रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिकुलर कंपोनेंट्स, मॉलिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो गए? लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल, जो ऑर्गेनेल बना रहे हैं। दीज इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये जो इंटरेक्शन किसी लेवल पे, इस लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है या इस लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, किसी भी लेवल पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन में, किसी भी लेवल पे जो इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन में हम देख रहे हैं कि जिस लेवल पे प्रॉपर्टी आ रही है वो उसके निचले लेवल के कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन से आ रही है। दीज इंटरेक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल। हायर लेवल पे प्रॉपर्टी वो आ जाएगी। दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। और ये जो प्रक्रिया है, ये फिनोमेनन, ये हायरार्की के जो स्टेप बने, हर स्टेप पे ये प्रक्रिया लागू होगी। तो सेल पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो सेल ऑर्गेनेल्स के इंटरेक्शन से आ रही है, टिश्यू पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो सेल्स के इंटरेक्शन से आ रही, ऑर्गन की जो प्रॉपर्टी आ रही है वो टिश्यूज़ के इंटरेक्शन से आ रही है। ये कहने का मतलब है। तो सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी अब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं होम्योस्टेसिस। अगला आ रहा हमारा डिस्कशन क्वालिटी का कि लिविंग बीइंग में क्या ऐसी क्वालिटीज़ है कि हम उसको नॉन लिविंग से अलग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है कि आप किसी को लिविंग बोल रहे हो, किसी को नॉन लिविंग बोल रहे हो? क्या क्वालिटीज़ है जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिविंग बीइंग दिखाएगा? तो होम्योस्टेसिस इन बायोलॉजी, होम्योस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस है इंटरनल इन्वायरमेंट को विद इन अ रेंज मेंटेन करना। तो बेसिकली दो चीज़ों पे एम्फेसिस रहता है क्लास 12 में। इस लेवल पे, नीट के लेवल पे कह लीजिए या क्लास 12 के लेवल पे, दो चीज़ों को हम लोग मेन हाईलाइट करते हैं, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज थर्मो रेगुलेशन, और बॉडी फ्लूइड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन केवल वही चीज़ें नहीं हैं,
हमारी और भी चीज़ें हैं जिनको हम होम्योस्टेसिस में देखते हैं, और भी कई सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट ना करें, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। होम्योस्टेसिस बेसिकली हम लोग बोलेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने अंदर का वातावरण को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन करना, वो प्रॉपर्टी होम्योस्टेसिस है। इसके दो एस्पेक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, हालांकि और भी हैं, लेकिन वो BSc MSc के लेवल की बात हो जाएगी। अपने लेवल पे, नीट के लेवल पे या 12th के लेवल पे आपको इसके दो एस्पेक्ट याद रखने हैं, इंटरनल टेम्परेचर एंड इंटरनल हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय द लिविंग सिस्टम, दैट इज द इंटरनल फिजिकल, केमिकल और टेम्परेचर को मेंटेन करना, वो होम्योस्टेसिस है। अ फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज सुटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन एवरी लिविंग बीइंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत यह है कि हमारे अंग, हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे, हमारा अंग प्रत्यंग, हर अंग प्रॉपर काम करता रहे, उसके लिए विद इन अ नैरो रेंज टेम्परेचर रहना चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम ड्रिवन है, और एंजाइम की काइनेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम की कार्य करने की क्षमता जो है वो ऑप्टिमम pH और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ऑर्गन पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, आपकी फिजियोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी, बल्कि पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिजियोलॉजी हमारा नॉर्मल शरीर के काम करने का तरीका, पैथोलॉजी जब हम बीमार पड़ गए, पैथोजन आ गया, हम बीमार पड़ गए, तो फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की डिस्टर्ब हो गई क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, या तो टेम्परेचर बढ़ गया, हमारा थर्मोस्टेट जो लगा हमारी बॉडी में वो फेल हो गया, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, या ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है डिस्टर्ब हो गया। उस वजह से एंजाइम्स, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी, उनके काम करने की क्षमता प्रभावित होने से सेल प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, सेल के प्रॉपर काम न कर पाने से ऑर्गन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें डाइजेशन ठीक से हो जाए, तो डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, हमें पता लग रहा वॉमिटिंग आ रही है, डायरिया हो गया। कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कोई भी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हुआ, लंग्स काम नहीं कर पा रहे, तो भैया आप समझ सकते हैं क्या दिक्कत है। डाइजेस्टिव सिस्टम फेलियर हो सकता है, कोई भी हमारा सिस्टम जो है, क्योंकि हर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है एंजाइम ड्रिवन है, और एंजाइम को काम करने के लिए एक नैरो रेंज, एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रॉपर ऑप्टिमम pH वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं, अभी आप देखिए मैं इस समय यूपी कानपुर से हूँ, और यूपी में गर्मियों में मई जून में टेम्परेचर नियर अबाउट 47 to 48, और सर्दी में अब आगे नवंबर दिसंबर आएगी, जनवरी आएगी 4 to 5 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लंबा वेरिएशन है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन हमारा इंटरनल टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 37 डिग्री मेंटेन रहता है, उसमें ज़्यादा हेर फेर, हाँ एक्सट्रीमिटीज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन रहता है। इसको हम लोग होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर मेंटेन करना और हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना, दैट इज आपका होम्योस्टेसिस ब्रॉडर टर्म में बोल रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस, चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन है तो बाहर आग लगे बस्ती में, बंदा मस्ती में, कि बाहर कुछ भी हो जाए, हमारा पास तो हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट लगा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। एज द लिविंग बींग्स हैव अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम टू एडजस्ट एंड मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हम लोग बेसिकली होम्योस्टेसिस, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मैमल्स हो गए, एव्स हो गए, इनको ज़्यादा मतलब हार्म नहीं होता, फ़र्क तो पड़ता बाहर हो जाए, हम लोग की उतनी प्रोडक्टिविटी या उतने हम इफेक्टिव नहीं रह जाते, लेकिन हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन कर लेते हैं। ये हमारी जो क्षमता है, ये है होम्योस्टेसिस। द फिनोमेनन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यही फिनोमेनन होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस इज आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रख लीजिएगा। होम्योस्टेसिस, ये वाली बात, होम्योस्टेसिस हर सेल मेंटेन करती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज अ होल तो मेंटेन कर ही रहा, लेकिन हर सेल भी मेंटेन करती है। यहाँ से आपका MCQ फॉर्म हो सकता है, तो इस पे ध्यान दे लीजिए, ये आपका MCQ के लिए अच्छा पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, कि हर सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हर सेल होम्योस्टेसिस करती है। देयरफॉर अब कंक्लूड करें,
जो हम लोग पढ़ाए। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसलिए आखिरी में आके हम कंक्लूड करें, शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत हम लोगों ने बायोलॉजी क्या है इससे करी थी, और फिर ये जानना चाहा था व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग। तो उसके लिए हम लोगों ने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना चालू किया और एक एक करके ये देखा कि उनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ को हम बोलेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है, कौन सी नहीं है। अभी आपके सामने सम अप करता हूँ। पहले समझ लीजिए, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसलिए आखिरी में आके हम कंक्लूड करें, सार निकालें। सार क्या निकल के हाथ में आया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपनी रेप्लिका बनाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि हर कोई बना पाए। आपने देखा कि सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच कांट रिप्रोड्यूस, लेकिन हम उनको क्या नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं भैया, उनको भी लिविंग बोलेंगे। इवॉल्विंग, इवॉल्व होता रहेगा। इवॉल्विंग कब समझ लीजिए, जब इवोल्यूशन चैप्टर आपको क्लास 12 बायोलॉजी का मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे 7th चैप्टर, वहाँ पे इवोल्यूशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इवोल्यूशन। तो बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में ये कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स वेराइटी फ्रॉम द सिंपल वन, दैट इज सेड टू बी इवोल्यूशन। कि सिंपलर फॉर्म से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चले, सरलता से जटिलता की तरफ, ये इवोल्यूशन है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, तो ये कॉन्सेप्ट मन में ना लाइएगा कि सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ का जो हमारा सफ़र है, प्रोग्रेस है, वो इवोल्यूशन है। नहीं, इवोल्यूशन है टू गेट अडेप्टेड विद योर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट हो जाए, वो इवोल्यूशन है। आदमी इवॉल्व हो रहा है बदलती हुई परिस्थिति के साथ। इस समय, हर समय आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। कोई भी कारण हो, भाई लाइट का बढ़ जाए आपका एक्सपोजर, बारिश ज़्यादा होने लगे, कोई भी कारण हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आपकी शरीर की काम करने की क्षमता प्रभावित होगी और आप उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करेंगे। जो एडजस्ट कर ले गया वो इवॉल्व हो गया। नहीं तो आप रेस से बाहर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो उन कंडीशन में बदले हुए हालात में फिट है वही हिट है, जो फिट है वही हिट है। फिट कौन है? जो एडजस्टमेंट कर लेगा। आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना ने देखिए कितना तहस नहस मचा दिया। तो कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलो, जो उसके साथ एडजस्ट हो गया वो हिट है, और जो एडजस्ट नहीं हुआ वो रो रहा है। उसके लिए कोरोना दिक्कत वाली बात हो गई। तो कोरोना में मानिए कोई ऐसा, कोरोना की कह रहे भी सेकंड वेव आएगी, सेकंड वेव आई, और हम लोगों में से किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ह्यूमन बीइंग में मानिए इस तरह का कोई एलील म्यूटेशन के द्वारा बन गया, या पहले से है या अभी बन गया, कि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर जाए, तो धीरे धीरे उस एलील की अकरेंस बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि प्रकृति उस ऑर्गेनिज्म को चुनेगी, उसको ज़्यादा चांस देगी। किस चीज़ के? रिप्रोड्यूस करने के। उसको रिप्रोड्यूस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होगा, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, अपने पीछे अपने से ज़्यादा प्रोजीनी छोड़ेगा। हम ऑब्सोलीट, हम बाहर हो जाएंगे, किक आउट हो जाएंगे। ये है तरीका इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि बदलते हुए हालात के साथ, बदलती हुई परिस्थिति के साथ अपने को ढाल लेना, वो है इवोल्यूशन। तो हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है। हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। पॉपुलेशन इवॉल्व होती है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं होता। पॉपुलेशन इवॉल्व होगी, डेफिनेटली होगी, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, साथ के साथ सेल्फ रेगुलेटिंग है। हम लोग अपनी को रेगुलेट भी कर रहे हैं, इंटरएक्टिव, साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बायोटिक फैक्टर से भी, एबायोटिक फैक्टर से भी। इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और रिस्पॉन्ड करेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। ये हो गया हमारा लिविंग बीइंग का डेफिनेशन। ठीक है जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरएक्टिव है, और कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? जीवन की कहानी है, तेरी मेरी कहानी नहीं, जीवन की कहानी। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पे लाइफ की स्टोरी बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी स्टोरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका जैव विकास कैसे हुआ, ये है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट डे के, आज की तारीख के, पास्ट के, हमारे भूतकाल के और फ्यूचर के आने वाले, वो सब आपस में रिलेटेड है समहाउ बाय कैसे? कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अप टू सम एक्सटेंट सभी एक दूसरे के रिलेटिव है। तो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स, पास्ट डे ऑर्गेनिजम्स एंड फ्यूचर में भी जो आने वाले, एलियन नहीं है किसी शिप में बैठ के आ जाएंगे। आज से 1000 साल बाद या 2000 साल बाद यहाँ पे जो स्पीसीज राज कर रही होगी, वो हो सकता है होमो सैपियंस फ्यूचरिलिस हो, कि फ्यूचर में आने वाला। अभी होमो सैपियंस है,
तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो हम ही लोगों में से कोई इवॉल्व होगा और धीरे धीरे एक नई स्पीसीज स्पेसिएशन हो जाएगा। इवोल्यूशन में समझाएंगे, चिंता ना करिए। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के ऑर्गेनिजम्स ये सब आपस में लिंक्ड हैं वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, की उनके बीच में शेयरिंग है, साझा कर रहे हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जो पहली प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था उसी की कंटिन्यूएशन आज भी है। तो हम लोग किसी ना किसी तरह से जो पहली सेल बनी थी उससे रिलेटेड है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर कर रहे हैं, बट टू वेरिंग डिग्री। लेकिन उसमें शेयरिंग जो है वेरी कर रही है, अलग अलग वेरिएशन है शेयरिंग का। ठीक है जी। तो आखिरी में आके कंक्लूड करें, कितनी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी है। चलिए देखते हैं, एक मिनट। जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। वो प्रॉपर्टीज़, एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले क्या, ग्रोथ। तो ग्रोथ को डिस्कस किया। ग्रोथ को डिस्कस करते हुए आखिरी में ये लिख दिया था कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ग्रोथ के बाद किसको डिस्कस किया था, ग्रोथ के बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो ग्रोथ के बाद डिस्कशन किया रिप्रोडक्शन का, और आखिरी में आके हम लोगों ने कंक्लूड करते हुए ये भी बोल दिया कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया। तो मेटाबॉलिज्म के लिए हम लोगों ने बोला कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने बोला है। मेटाबॉलिज्म के बाद ये देखा गया कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं वो हम लोग आउटसाइड द लिविंग सेल भी कर सकते हैं, इन विट्रो भी कर सकते हैं, ग्लास कंटेनर में या ग्लास की टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। तो लेकिन तब हम लोगों ने ग्लास ट्यूब को या ग्लास कंटेनर को या टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने लिविंग नहीं बोला था। तब हम लोगों ने बोला था प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल इज मस्ट, एक सिंगल सेल का होना जरूरी है। सिंगल सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद अगली क्वालिटी आ रही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये इसको डिस्कस किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी को, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कशन किया। तो ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानी जाएगी कि इसके बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट कर ले लिविंग और नॉन लिविंग को, नहीं, क्योंकि सर्टेन उसमें एक्सेप्शन थे। एक तो नॉन लिविंग आर्टिकल भी ग्रोथ दिखा देते, भले ही एक्सटर्नल सरफेस पे दिखाएं। रिप्रोडक्शन को भी नहीं माना था, क्योंकि लिविंग कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है, जैसे कि म्यूल हो गया, जैसे कि वर्कर बी हो गई, जैसे कि सम ह्यूमन कपल्स हो गए। तो क्या हम उनको नहीं मानेंगे, क्या लिविंग मानेंगे। मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ सेल, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, एंड होम्योस्टेसिस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये आपने याद में रखना है। ठीक है जी, इतना समझ में आया। यहाँ पे आके आपका इस चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक हुआ खत्म। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ। टिल देन, गुड लक, गुड बाय। इस लेक्चर को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, इसके एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू का भी डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तब तक आशा करता हूँ आपको आनंद आया होगा, नहीं भी आया तो क्या जा रहा है, कुछ दिन साथ बने रहिए, प्रभु ने चाहा तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है जी, और तब आप लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। अभी आपने अगर मन बनाया है डिसलाइक करने का तो डिसलाइक ना करना, उसको टाल दो कुछ दिन, 1-2 लेक्चर आप फॉलो करिए और सब बढ़िया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लिविंग वर्ल्ड के नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। टिल देन, गुड लक, गुड बाय।